सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राएं। हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में पाठ 17 समास। समास का हमने पहला समास जो अव्ययी भाव है उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तत्पुरुष समास में ये ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से ये पद जिन्हें हम कहते हैं, ये उत्तर पद और पूर्व पद क्या होते हैं, मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझाया था कि दोनों उत्तर पद और पूर्व पद जिसमें दोनों प्रधान होते हैं वही तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के कई कारकों के चिन्हों के आधार पे भाग होते हैं। कई कारक जो कारक आपने पढ़े पिछले अध्याय में, कारकों के चिन्ह जो आपने पढ़े, कर्म कारक को निशान होता है उसका, करण कारक जिसका निशान से होता है, फिर संप्रदान कारक जिसका निशान के लिए होता है, फिर आपादान कारक जिसका निशान से होता है लेकिन अलगाव के लिए होता है ये से, और इसी प्रकार से संबंध कारक जिसको आपने का के की निशान में पढ़ा, और अधिकरण कारक जिसका निशान होता है में या पर। ऐसे ये जो कारकों के निशान होते हैं इन्हीं के आधार पे तत्पुरुष समास के ये विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं। तो जैसे हम कर्म कारक के अनुसार तत्पुरुष समास समझेंगे। मैंने आपको तत्पुरुष समास की परिभाषा बताई। तत्पुरुष समास की परिभाषा ये होती है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं या जिसमें ऐसा होता है कि पहला पद की महत्ता कम होती है और उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है उसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। समास में विग्रह जब किया जाता है तो विग्रह में कारकों का बहुत महत्व होता है। कारकों के निशान अर्थात चिन्हों के आधार पर इसके विग्रह को देखकर हम तत्पुरुष समास का निर्धारण करते हैं कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। कौन सा का मतलब किस भाग में, जैसे कर्म कारक का निशान है तो कर्म तत्पुरुष अर्थात द्वितीया तत्पुरुष उसे कहते हैं। तो द्वितीया यानी कर्म कारक तत्पुरुष वहां होगा। जैसे को निशान आता है विग्रह में, जैसे हम यहाँ उदाहरण पे देखते हैं द्वितीया तत्पुरुष का हमने यहाँ लिखा हुआ है एक निशान उदाहरण जेब कतरा। जेब कतरा शब्द क्या है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जेब कतरा बना हुआ एक संक्षेपीकरण रूप है जिसको समस्त पद कहते हैं व्याकरण की भाषा में। और समस्त पद का जो रूप है वो कैसे बनता है, दो पदों के मेल से बनता है, दो शब्दों के मेल से बनता है। वो दोनों शब्द एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। यही सारी प्रक्रिया समास कहलाती है। तो वो समास जब हो चुका होता है तो एक शब्द बनता है जेब कतरा। हमें ये देखना है कि जेब कतरा में पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद प्रधान होता है तो यहाँ पर देखिए जेब कतरा में पूर्व पद है जेब और उत्तर पद है कतरा। जेब और ये जो जेब है, जेब पूर्व पद हुआ यानी पहला पद है, और दूसरा पद है कतरा। अब यहाँ पर उत्तर पद हुआ कतरा, तो ये कतरा यहाँ प्रधान है, इसलिए इसका अब विग्रह देखेंगे। विग्रह क्या बनेगा, जेब कतरा शब्द का विग्रह बनेगा जेब को कतरने वाला। जेब को कतरने वाला। यहाँ ये जो को आया, ये को हमें बता रहा है कि ये कारक द्वितीय कारक यानी कर्म कारक का निशान है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को यानी कर्म कारक का निशान है। इसलिए इस तरह के समास का जिसका विग्रह को लगाकर होता है, ऐसे जेब कतरा समस्त पद को हम किस समास में रखेंगे, द्वितीय तत्पुरुष समास में, अर्थात कर्म कारक तत्पुरुष समास में ये जेब कतरा आएगा। तो हमने आपको द्वितीय तत्पुरुष यानी कर्म कारक तत्पुरुष का एक उदाहरण बताया। अब दूसरा अगला उदाहरण देखते हैं हम तृतीय तत्पुरुष यानी करण कारक तत्पुरुष का उदाहरण। जैसे यहाँ हमने लिखा है उदाहरण गुण युक्त। गुण युक्त में भी हमें ये देखना है कि उत्तर पद प्रधान है कि नहीं। अगर उत्तर पद प्रधान है तभी यहाँ तत्पुरुष समास है। तो देखिए गुण युक्त का पहला पद होगा गुण जिसे हम कहते हैं पूर्व पद, और दूसरा पद यानी उत्तर पद होगा युक्त। तो यहाँ पर ये युक्त प्रधान है कि नहीं, इसके लिए हम विग्रह देखेंगे। तो विग्रह इसका होता है गुण से युक्त। विग्रह इसका होता है गुण से युक्त। तो यहाँ पर गुण से युक्त में से जो आया ये करण कारक का निशान है, इसलिए ये तृतीय तत्पुरुष हुआ, अर्थात करण कारक तत्पुरुष कहा गया है। करण कारक तत्पुरुष के बाद अब अगला आपका जो कारक है वो है संप्रदान कारक यानी चतुर्थी। तो चतुर्थी तत्पुरुष को ये करण संप्रदान कारक तत्पुरुष कहते हैं। संप्रदान कारक का निशान होता है के लिए। तो यहाँ हमने देखिए एक उदाहरण लिखा देशभक्ति। देशभक्ति ये समस्त पद है, समास किया हुआ पद है।
इसका हम अब देखेंगे पहले इसमें कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। जिसमें पूर्व पद है देश, पूर्व पद देश और उत्तर पद है भक्ति। अब इसका हम देखेंगे विग्रह क्या होता है। तो इसका विग्रह होता है देश के लिए भक्ति। इसका विग्रह होता है देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर ये देखिए के लिए निशान संप्रदान कारक का होता है और संप्रदान कारक का निशान यहाँ विग्रह में होने की वजह से ये इस कैटेगरी का समास किसमें आएगा, तत्पुरुष कर्म का संप्रदान कारक तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। और इस प्रकार से हमने संप्रदान कारक तत्पुरुष देखा। अब अगला है आपका अपादान कारक तत्पुरुष। इसमें जैसे देखिए हमने एक उदाहरण दिया है धनहीन। धनहीन का पहला पद है धन और दूसरा पद है उत्तर पद हीन। आपको मैं बार बार बता रहा हूं तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। जिसमें एक पद प्रधान होता है यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। हम पढ़ रहे हैं दूसरा समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दोनों पदों में से उत्तर पद प्रधान होता है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो विग्रह होता है उसमें अपादान कारक का निशान छिपा होता है और उसको हम विग्रह प्रयोग करते हैं। जैसे धनहीन, धन धनहीन, धन को पूर्व पद हुआ धन और उत्तर पद हुआ हीन। तो यहाँ आप उत्तर पद प्रधान इसलिए है क्योंकि इसका विग्रह होता है धन से हीन, मतलब धन से वो अलगाव उसका है, धन उसके पास नहीं है। इस प्रकार का जहाँ से क्योंकि करण कारक का भी निशान होता है लेकिन ये से यहाँ अलगाव का द्योतक है, इसलिए ये कौन सा है, अपादान तत्पुरुष है। और अपादान कारक के होने से इसे अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत रखा गया। अब अगला होता है संबंध कारक, इसे षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। और संबंध कारक के निशान होते हैं का के की, मतलब का है तो निशान प्रयोग हो गए, तो के निशान प्रयोग होते हैं तो की निशान प्रयोग होता है। यहाँ हम देखिए लिखे राजपुत्र। राजपुत्र ये ऐसा समस्त पद है जिसको हम अलग अलग करेंगे। पहले हम इसमें देखेंगे पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। तो इसमें पूर्व पद है राज और उत्तर पद है पुत्र। तो उत्तर पद पुत्र है, उत्तर पद प्रधान है कि नहीं, विग्रह करके देखेंगे तो विग्रह इसका होगा राजा का पुत्र। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पुत्र ही उत्तर पद का ही पुत्र जो उत्तर पद है वही इसमें प्रधान है। तो राजा का पुत्र, यहाँ का प्रयोग हुआ तो का प्रयोग संबंध कारक में होता है, इसलिए ये संबंध कारक तत्पुरुष कहलाएगा। और इस प्रकार से हमने संबंध कारक तत्पुरुष का उदाहरण देख के समझा कि कैसे इसका विग्रह होता है और कैसे हम इसे संबंध कारक तत्पुरुष कहते हैं, या कोई किसी भी कारक का तत्पुरुष उसे कैसे कहते हैं। उसके लिए हम कारकों के निशान को ध्यान में रखते हैं जो आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। और उसी प्रकार अब अगला हमारा है कारक, वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के निशान होता है में। तो यहाँ हमने उदाहरण दिया है आपको गृह प्रवेश। गृह प्रवेश में देखेंगे पूर्व पद ग्रह है और उत्तर पद प्रवेश है। तो गृह प्रवेश, इसमें जो उत्तर पद है वो प्रवेश है, अर्थात घर में प्रवेश। इसका गृह में प्रवेश या घर में प्रवेश ऐसा विग्रह होगा। तो यहाँ में शब्द जो प्रयोग हुआ ये अधिकरण कारक का है, इसलिए इसे अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के ये विभिन्न कारकों के निशानों के हिसाब से भाग होते हैं, जो मैंने आपको उदाहरण के हिसाब से समझाया। अब देखिए तत्पुरुष समास के दो उपभेद भी होते हैं। पहला होता है कर्मधारय और दूसरा होता है द्विगु। द्विगु समास और कर्मधारय समास ये तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। हालांकि समास मुख्य रूप से चार होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। लेकिन तत्पुरुष समास के दो उपभेद भी होते हैं और ये होते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो हम अब यहाँ पर पहले कर्मधारय समास को समझेंगे। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास वहां होता है जहां विशेषण का विशेष से संबंध दर्शाया जाता है। विशेषण का विशेष से या विशेष का विशेषण से संबंध दर्शाया जाता है, वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। और एक इसका नियम है, वो नियम यह है कि जहां उपमेय का उपमान से संबंध दर्शाया जाता है, ये उपमेय और उपमान आप आगे 9th क्लास में अलंकारों में पढ़ेंगे। उपमेय होता है वो जो प्रस्तुत होता है और उपमान होता है वो जिसकी उपमा दी जाती है, अर्थात अप्रस्तुत और प्रस्तुत। इनको दो शब्दों से जाना जाता है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत।
उपमेय और उपमान। उपमेय उसे कहते हैं जिसकी उपमा दी जाती है और उपमान उसे कहते हैं जिसकी उपमा जिससे दी जाती है। इस प्रकार से उपमेय और उपमान का जहां संबंध आपस में दिखाया जाता है वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास बताएंगे हम आपको बाद में, पहले कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कर्मधारय समास का मैंने एक उदाहरण यहाँ दिया है, नील गगन। नील क्या है, गगन क्या है, आकाश। आकाश कैसा है, नीला है। तो नीला क्या हुआ, आकाश का विशेषण हुआ, और विशेष क्या हुआ यहाँ, गगन। तो यहाँ पर आप देखिए विशेषण विशेष का संबंध दिखाया गया है। तो जैसे मैं इसका आप करूंगा क्या, पहले पूर्व पद और उत्तर पद इसके बनाएंगे, पूर्व पद और उत्तर पद बनाने के बाद हम उसका विग्रह करेंगे। तो पहले इसका पूर्व पद नील, उत्तर पद गगन। अब इसका जो विग्रह होगा वो होगा नीला है जो गगन या आसमान या आकाश, मतलब नीला है जो आकाश, ऐसा आकाश जो नीला है। यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास है। जैसे मैंने एक और उदाहरण लिखा है, महादेव। महादेव महान है जो देव, महान है जो देव, ऐसा जो ये बना, ऐसा जो महान है जो देव, मतलब जिसको महान कहते हैं ऐसा देवता। तो यहाँ पर भी महानता क्या बता रही, विशेषता बता रही किसकी, वो देवता की। तो यहाँ विशेषण और विशेष का संबंध दिखाया गया। इस प्रकार से आपने देखा कि विशेषण और विशेष का संबंध बताने वाला समास होता है कर्मधारय समास। मैंने अभी आपको बताया था उपमेय उपमान। तो जैसे आपको कहा जाए, एक उदाहरण देता हूं मैं, मृगनयनी। मृगनयनी अगर कहा जाए तो यहाँ पर मृग के समान नेत्र, इसका होगा विग्रह मृग के समान नेत्र वाली, मृग के समान नेत्र वाली मृगनयनी। मृग क्या है, पूर्व पद है, और नयनी क्या है, नयन क्या है, उत्तर पद है। तो यहाँ पर आप देखिए ये उत्तर पद और पूर्व पद में उपमेय और उपमान, किसकी उपमा दी जा रही है, आंख की उपमा दी जा रही है। किससे, मृग से दी जा रही है। मृग की आंखों की तरह की उस नायिका की आंखें हैं जिसे मृग नयनी कहा जा रहा है। तो यहाँ उपमेय और उपमान का संबंध दिखाया जा रहा है, इसलिए मृग नयनी शब्द में भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। मृग नयनी, मृग नयनी, मृग नयनी, इसका मतलब मृग के समान नेत्र, समान नेत्र वाली, नेत्र वाली। इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, इसमें मृग के आंखों के समान क्या बताया गया है, नेत्र बताए गए हैं उसके, जिस नायिका के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमेय और उपमान का संबंध है। इस प्रकार से कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास वहां होता है जहां पूर्व पद सदैव संख्यावाची होता है। द्विगु समास वहां होता है जहां पूर्व पद सदैव संख्यावाची होता है। मैंने आपको पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों क्या होते हैं, पहला पद जो होता है जब हम उसका विग्रह करते हैं, जब हम उसके दो भाग करते हैं, अर्थात जब दो शब्द जो मिलकर समस्त पद बनाते हैं और उनके द्वारा जो ये प्रक्रिया बनाई जाती है उसे समास कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। जैसे हमने यहाँ आपको शुरू में बताया था पहले वीडियो में, चरण कमल ये एक समस्त पद है। इसको बनने में दो शब्दों का सार्थक मेल किया गया। वो कौन कौन से शब्द हैं, चरण और कमल। तो चरण यहाँ पूर्व पद हुआ और कमल क्या हुआ, उत्तर पद। उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि द्विगु समास में भी जो पूर्व पद होगा यानी पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा। जैसे उदाहरण के लिए दोपहर। अब यहाँ देखिए, दो पहला पद है और पहर उत्तर पद यानी दूसरा पद है। पूर्व पद है दो और उत्तर पद है पहर। तो यहाँ दो क्या है, संख्यावाची है, इसलिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पर द्विगु समास होगा और इसका विग्रह होगा दूसरा प्रहर। क्या होगा विग्रह, दूसरा पहर, दूसरा पहर। इसी को हम दोपहर कहते हैं। तो दोपहर का मतलब दूसरा पहर, और दूसरा पहर को हम जब देखते हैं कि कैसे लिखते हैं उसको हम समस्त पद में लिखते हैं दोपहर। तो दोपहर में पहला पद है जो आपका संख्यावाची दो, तो ये दो के होने से यहाँ क्या है, द्विगु समास है। अब जैसे है नवग्रह। नवग्रह का विग्रह होगा नवग्रहों का समूह, नवग्रहों का समूह। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि जो हमने यहाँ गृह प्रवेश में ग्रह प्रयोग किया था, इस ग्रह में और इस ग्रह में क्या अंतर है। इस ग्रह में रा लगा है, उस ग्रह में री लगी है, अर्थात वो गृह है
और ये ग्रह है। और ये ग्रह वो है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ऊपर सौर मंडल में होते हैं। उन 9 ग्रहों की चर्चा की गई है। तो 9 ग्रहों का समूह इसका होता है विग्रह। और यहाँ पर द्विगु समास इसलिए है क्योंकि पूर्व पद संख्यावाची है, संख्यावाची है 9। 9 जो है संख्यावाची होने की वजह से यहाँ पूर्व पद है, और पूर्व पद होने की वजह से यहाँ संख्यावाची 9 होने की वजह से पूर्व पद में यहाँ पर द्विगु समास है। जिसे अब आपको हम प्राबल्य समास बताते हैं। हम इस प्रकार से आपको तत्पुरुष समास को पूरी तरह से बता चुके हैं। अगला समास हमारा तीसरा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास वो समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों में क्या होता है, आपस में संबंध भी होता है। संबंध होने की वजह से ही दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, दाल चावल हम बोलते हैं दाल चावल, तो दाल चावल का आपस में संबंध भी है और दाल और चावल, इस तरह से इसका विग्रह होता है। और जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है राम लक्ष्मण। अब यहाँ राम लक्ष्मण के बीच में योजक चिन्ह भी लगा है और ये योजक चिन्ह इसी तरह लगा कर ये लिखा होता है। जब भी लिखा होता है ये समास, इसका समस्त पद जहां भी लिखा होता है वहां योजक चिन्ह के साथ लिखा होता है और इनका दोनों में आपस में संबंध होता है। और दोनों पूर्व पद और उत्तर पद, मतलब पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं। इस प्रकार से यहाँ राम और लक्ष्मण बनता है। जैसे हम कहें भाई और बहन, तो भाई बहन बनेगा, उसका समस्त पद क्या बनेगा, भाई बहन। और ये भाई बहन का जो पूर्व पद है वो क्या है, भाई, और उत्तर पद है बहन। इनको जोड़ के लिखा है भाई बहन और इसका विग्रह होगा भाई और बहन, भाई और बहन। इस प्रकार से आपका द्वंद्व समास बहुत सरल समास है। इसमें आपको जैसे माता पिता, अब माता पिता लिखा हमने तो ये समस्त पद है, लेकिन इसमें हम देखेंगे पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। तो पूर्व पद है माता, उत्तर पद है पिता। तो उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसका विग्रह करेंगे तो होगा माता और पिता। इस प्रकार से ही हम द्वंद्व समास को योजक चिन्ह के द्वारा और उसके दोनों पदों के प्रधानता की वजह से, दोनों पदों के प्रधान होने की वजह से हम उसे जान जाते हैं कि यह द्वंद्व समास है। अगला हमारा समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिस समास में न पूर्व पद यानी पहला पद ही प्रधान होता है और न उत्तर पद ही प्रधान होता है, बल्कि प्रधान क्या होता है, प्रधान इसमें अन्य पद होता है। अन्य पद मतलब जो विग्रह के बाद आपको आंसर आता है वो आंसर ही इसका अन्य पद होता है और वही इसका क्या होता है, आपका समास के द्वारा निकला हुआ वो अन्य पद प्रधान होने की वजह से ये समास का उसमें क्या होता है, द्योतक होता है ये समास। वहां पर जैसे आपको मैं कहता हूं पीतांबर, पीतांबर। अब यहाँ पर ये शब्द ऐसा शब्द है इसमें कर्मधारय समास भी होता है, लेकिन यहाँ बहुब्रीहि समास होगा हमारे विग्रह के अनुसार। हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पूर्व पद और वो सब पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। तो पूर्व पद है इसमें पीत और उत्तर पद है अंबर। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ना तो उत्तर पद और न पूर्व पद इनमें प्रधानता नहीं है। तो इसके विग्रह को हमें देखना होगा। विग्रह हम करेंगे इसका पीत है जो पीत है अंबर जिसका, पीत है पीला है, अंबर यानी वस्त्र जिसका। तो पीला है अंबर जिसका अर्थात तो जिसका अर्थात विष्णु, विष्णु जिस देवता को कहते हैं उस विष्णु का वस्त्र जो होता है वो पीला होता है। तो यहाँ पर अंतिम पद प्रधान अन्य पद प्रधान है। अन्य पद क्या है, विष्णु। विष्णु की मतलब वस्त्र को बताने के लिए यहाँ पीतांबर को लिखा गया और पीतांबर मतलब पीला है वस्त्र जिसका। इस प्रकार से अगर इसी में हम कर्मधारय समास को भी समझ लेते हैं, अगर हम इसे करते हैं इसका पीतांबर तो होगा ही पूर्व पद और उत्तर पद, ये तो यही होगा पीतांबर। लेकिन इसका विग्रह जब हम कर्मधारय के उसका समास का होगा तो होगा पीला है वस्त्र जो। ये जो जब हम ये विग्रह करेंगे कि ये विग्रह में ये इसी पीतांबर समस्त पद में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास।
तो इस प्रकार से जैसे हम लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर शब्द है और लंबोदर एक समस्त पद है। लंबोदर का हम देखेंगे तो लंब पूर्व पद होगा, उदर उत्तर पद होगा। अब इसका विग्रह हम करेंगे तो विग्रह अगर हम इसका कर्मधारय समास की तरह कर देंगे तो यहाँ बहुब्रीहि समास ना होकर कर्मधारय भी हो जाएगा। जैसे लंबा है जो उदर, लंबा है जो उदर, उदर का मतलब होता है पेट, लंबा है जो उदर, ये इस तरह का विग्रह होगा तो ये होगा कर्मधारय समास। और अगर हम इसका विग्रह करेंगे ऐसा कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश, गणेश के लिए ये अन्य पद इसमें प्रधान हुआ। और हम जब इसका विग्रह हम इस तरह करते हैं कि लंबा है उदर जिसका, तो इसका विग्रह जब इस तरह करते हैं तो ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। इस प्रकार से आपने दिए भी देखा कि कर्मधारय और द्विगु समास, ये जो दो समास तत्पुरुष समास से बनते हैं, ये भी बहुब्रीहि समास में कहीं कहीं प्रयोग होते हैं। जैसे मैं आपको बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण देता हूं, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब इसका जो आपका पूर्व पद है वो है त्रि और नेत्र क्या है, उत्तर पद है। लेकिन अब इसका हम विग्रह करेंगे तो विग्रह में बनेगा ये तीन है नेत्र जिसके, अर्थात त्रिनेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात कौन, शिव, शिव अर्थात शंकर जिसे हम बोलते हैं, उनके तीन नेत्र होते हैं। तो यहाँ पर अन्य पद प्रधान हुआ, हमने ऐसा विग्रह किया तो यहाँ पर अन्य पद हुआ शिव, और शिव प्रधान होने की वजह से यहाँ हुआ बहुब्रीहि समास। अगर हम इसी का विग्रह करते हैं, तीन नेत्रों का समूह, मतलब तीन नेत्र एक जगह दिखे तो तीन नेत्रों का समूह, अगर हम इसका इस तरह विग्रह करेंगे तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, तीन शब्द संख्यावाची है, इसलिए पूर्व पद में संख्यावाची देखने के कारण यहाँ हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास इसी शब्द में हो जाएगा क्योंकि इसका हमने विग्रह किया है तीन नेत्रों का समूह। लेकिन अगर हम इसी समस्त पद का विग्रह करते हैं, तीन नेत्र हैं जिसके, अगर हम ये विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर आएगा अन्य पद उत्तर आएगा शिव, इसलिए यहाँ हो जाएगा कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन भी एक शब्द है, यही इसी का मतलब कि तीन लोचन भी मतलब नेत्र होता है, और लोचन, त्रिलोचन भी समस्त पद है। त्रिलोचन का भी होगा तीन लोचन या त्रिलोचन है जिसके, त्रिलोचन जिसके हैं या जिसके तीन लोचन हैं, तो कौन किसके हैं, शिव के हैं अर्थात शंकर के हैं। इस प्रकार से त्रिलोचन का जब विग्रह इस प्रकार का होगा, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात तीन लोचन हैं जिसके, लोचन मतलब नेत्र, और इस प्रकार से वहां पर बहुब्रीहि होगा। लेकिन अगर ये त्रिलोचन का विग्रह हम इस तरह करेंगे, तीन लोचनों का समूह, ऐसा विग्रह अगर करते हैं तो वहां हो जाएगा द्विगु समास। अगर हम इसी बहुब्रीहि समास की तरह बहुब्रीहि समास में इसको प्रयोग करना है तो बहुब्रीहि समास में इसका होगा त्रिलोचन का या त्रिनेत्र का, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव अर्थात शंकर। इस प्रकार से हमने समस्त समासों को आज इस वीडियो में पूरा पढ़ लिया है। अब हम आपको इसका पीडीएफ भी भेज देंगे और पीडीएफ देखकर आप इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे। अगला अब जो हमारा चैप्टर होगा वो पद परिचय होगा। हम अगला चैप्टर पद परिचय पढ़ेंगे क्योंकि पद परिचय बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, और जो छोटे छोटे चैप्टर हैं जो आपके स्वाध्याय के लिए हैं उनको आप खुद पढ़ लेंगे, और फिर हम पद परिचय अगले वीडियो में आपको भेजेंगे। आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिएगा, घर में सुरक्षित रहिएगा और अच्छी प्रकार से अपने आप को पढ़ाई से लगाए रखिए, जोड़े रखिए, क्योंकि अब आपका एनुअल एग्जामिनेशन यानी वार्षिक परीक्षा होने का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। धन्यवाद आप सभी को।